स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉटनिस्ट। स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज 3 नवंबर 2024 को एचएससी का टेस्ट हुआ है। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ये जो 3 है स्टूडेंट्स ABA, GA, IAA ये हमारे पास प्लांट्स के नेचुरल हार्मोन्स हैं, नेचुरल हार्मोन्स है। तो जो ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। फंजाई कैन टॉलरेट अ रेंज ऑफ pH फ्रॉम 2 to 9। ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 86। इफ सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ क्रोमोसोम एंड बोथ आर्म्स शो इक्वल लेंथ। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल है कि हमारे पास क्या है, सेंट्रोमियर है और क्रोमोसोम जो है वो क्या हो, इक्वल हो। उनका जो आर्म है दोनों साइड पे क्या हो, इक्वल हो। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 87। ऑल और द बायोटिक फैक्टर्स एक्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर ये तीनों रिलेट करते हैं। जो ऑप्शन डी है वो क्या है, ट्रोपोग्राफी, ये क्या है, करेक्ट है। ये जो ट्रोपोग्राफी है ये हमारे पास बायोटिक फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 88। तो इस टेस्ट का जो बायोलॉजी पोर्शन है वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज है 81। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। हम जानते हैं ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहते हैं स्टूडेंट्स जेनेटिक्स। तो ऑप्शन सी जो है जेनेटिक्स ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 82। द टाइप ऑफ इनहिबिटर्स विच बाइंड विद द एलोस्टेरिक साइट ऑफ एन एंजाइम एंड चेंज इट्स एक्टिव साइट सो नो सबस्ट्रेट कैन बाइंड, दिस इज कॉल्ड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट्स ये क्या है, करेक्ट है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 83। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्लांट्स हैव निकेड सीड्स। हम जानते हैं स्टूडेंट्स जो निकेड सीड पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो ऑप्शन सी जो है जिम्नोस्पर्मी ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 84। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक ऑक्सिन। तो स्टूडेंट्स जो प्लांट्स में हार्मोन पाए जाते हैं, कौन सा वाला हार्मोन जो है वो क्या है, सिंथेटिक है, जो हम खुद बनाते हैं, लैब में सिंथेसाइज करते हैं। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है 2,4-डाइक्लोरो। Which of these are mostly yellow to orange accessory pigments in plants for photosynthesis? तो वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कैरोटिनॉइड्स। तो हमारे पास कैरेटीन्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं 89 को। Which one of the following organism is the example of hydrostatic skeleton? तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन स्टूडेंट्स होता है अर्थवॉर्म का। हम ऑलरेडी इस हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को अपने लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप लोग प्ले स्टोर में सपोर्ट एंड मूवमेंट के जो टॉपिक्स है लेक्चर है वो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है वेक्टर PSC101 हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फॉर। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन डी ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं 91। विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल विद ड्रग रेजिस्टेंट जीन। तो हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है बैक्टीरियम है वो हमारे पास क्या है, प्लाज्मेड। ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 92। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील इज रिलेटेड टू सिंथेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोटीन्स। तो हमारे पास जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्टूडेंट्स
ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 93। अबाउट डैश % ऑफ वाटर इज नीडेड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन। तो हम जानते स्टूडेंट्स 1 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए हमें तकरीबन 500 ml ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन डी है, ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 94। लॉस ऑफ वाटर थ्रू वाटर सेक्रेटिंग लैंड्स और हाइड्रोट्स और नोन एज स्टूडेंट्स इसे कहते हैं घुटेशन। तो घटेशन जो है ऑप्शन बी, ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 95। व्हेन kinetochore fibers of spindle fiber contract towards their respective poles and sister chromatids get separated apart, this stage is known as anaphase। तो एनाफेज हमारे पास एक ऐसा स्टेज है जिसमें जो कैंडोकोर फाइबर्स है स्पिंडल फाइबर के वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और जो रिस्पेक्टिव पोल्स है उसकी तरफ चले जाते हैं और जो हमारा सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ऐसे स्टेज को हम नाम देते हैं एनाफेज। ये ऑप्शन क्या है, गलत है, एनाफेज सही है। नेक्स्ट हमारे पास है 96। द ओपनिंग ऑफ यूट्रस इन वेजाइना इज टर्म्ड एज सर्विक्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 97। लैक्टेज कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स 98। क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राउंडेड क्लोजली पैक्ड मास ऑफ ब्लास्टोमेर्स टर्म्ड एज। तो इसे कहते हैं मोरोला। ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ये ऑप्शन ए नहीं है बल्कि क्या है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 99। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज़ स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप हम जानते स्टूडेंट्स वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस का। ऑप्शन बी करेक्ट है। लास्ट वन हमारे पास एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेक्सोकीटो शुगर। तो वो हमारे पास होता है फ्रुक्टोज। तो होप स्टूडेंट्स जो हमने 81 से लेकर 100 तक एमसीक्यूज अभी सॉल्व किए है तो होप आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी और आप लोग अपना टेस्ट इसके साथ कंपेयर करें। बाकी रिज़ल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री पोर्शन HSC 2024 70 नंबर पे पहला MCQ है। द रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम सोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट इज टर्म एज। तो एक्चुअली इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा ठीक है जिसमें हम सॉलिड्स को रिमूव करते हैं सोल्यूशन से। एक तो कंसंट्रेशन को बढ़ा के, दूसरा हम उस सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, उस सैचुरेशन पॉइंट पे हम इसको अलग कर लेते हैं। तो खैर इसमें दूसरा ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, तीसरा है सी ऑप्शन है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, डी ऑप्शन है सब्लिमेशन। ये चारों सेपरेशन टेक्निक्स हैं लेकिन इनमें हमारा जो ऑप्शन है दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। अब फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फ़िल्टर पेपर का यूज़ होता है। इसमें हमारे पास फ़िल्टर पेपर पे हम जो भी सोल्यूशन डालते हैं तो रेजिड्यू ऊपर रहेगा और फिल्ट्रेट नीचे बीकर में आएगा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है। सब्लिमेशन में होता क्या है, हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। आयोडीन है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। जब आप इसको हीट करते हैं होना ये चाहिए कि ये लिक्विड स्टेट में जाए फिर गैसियस स्टेट में जाए, लेकिन ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है फ्रॉम सॉलिड टू गैस। इस तरह के अमल को सब्लिमेशन कहते हैं। अब 71 व्हाट इज़ द आयोपिक नेम ऑफ एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड का आयोपिक नेम क्या है, आयोपिक नेम क्या है, कॉमन नेम नहीं, आयोपिक नेम। तो ये यहाँ पे मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ये इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारा हेक्सेन डाइओइक एसिड है, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम ये भी नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। होना ही चाहिए था अगर हम यहाँ कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें एंड चेन पे 2 कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो असल में इसका क्या नाम होना चाहिए, हमारे पास टोटल 6 कार्बन है तो ये हो जाएगा हेक्सेन
और 1 और 6 पोजीशन पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको हम डाइओइक एसिड कहेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट नेम, करेक्ट नेम ये होगा। बस इन्होंने हेक्सेन डाइओइक एसिड लिखा हुआ है, तो यहाँ यही ऑप्शन ठीक है जी। अब 72 नंबर पर ये भी हमारे पास एक MCQ है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम। पहली बात तो यहाँ मिस्टेक ये है, मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, या आयोनिक कंपाउंड है, या फार्मूला यूनिट ज़्यादा बेहतर है। तो फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम। यहाँ हम एक शॉर्टकट अपनाएंगे, और वो ये है कि हमारे पास अगर 1 मोल कोई भी कंपाउंड है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसका मास कितना आएगा 100 ग्राम। जब हम इसके मोलर मासेस यहाँ पे ऐड करेंगे तो सॉरी इसके जो मासेस हैं, कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 × 3 48, तो ये 100 हो जाता है। अगर ये 1 मोल है तो 100 ग्राम है, इट्स मीन इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट होंगे 6.023 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा सी है। अब अगर यहाँ पे ये 50 ग्राम होता तो फिर हमारा ऑप्शन आना था बी। अगर यहाँ 50 ग्राम होता तो बी ऑप्शन हमारा ठीक था, जिसको हम अगर इस 6.02 को हाफ करेंगे तो 3.0 बनाना था। लेकिन यहाँ हम शॉर्टकट मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब 73 ये एक कंसेप्चुअल MCQ है, सिंपल सा आंसर है इसका भी। व्हेन प्रेशर इज़ 1 atm, वॉल्यूम इज़ 22.414 dm³, ये STP पर वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का। टेम्परेचर इज़ 273.16, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी STP पर कंडीशन गिवन है। ये तीनों कंडीशन जो हमें दिए गए हैं, दिस इज़ STP पर स्टैंडर्ड कंडीशन और प्रेशर एंड टेम्परेचर पर। तो गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है, R की जो वैल्यू है, वो क्या आएगी आपको पता है, PV = nRT होता है। तो अगर हम यहाँ से R निकालें, जनरल गैस कांस्टेंट, R = PV/NT। अब हमारे पास यहाँ एक टेबल से मैंने बनाया है वैल्यू ऑफ R और उसके सामने यूनिट्स। द वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके यूनिट्स dm³ atm पर मोल पर केल्विन में है तो R की वैल्यू आएगी 0.0821। अगर हमारी यूनिट्स कैलोरी पर मोल पर केल्विन में हो तो आपकी वैल्यू आएगी 1.989, अप्रॉक्सीमेटली ये 2 के बराबर आएगी। और अगर आपकी यूनिट्स न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन में है या जूल पर मोल पर केल्विन में है, तो फिर R की वैल्यू आएगी 8.314। तो यह हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज ए ऑप्शन। अब 74 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम टेल्स अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की शेप के बारे में आपको कौन बताता है। यहाँ आपके सामने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। पहला ऑप्शन एज़िमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम L से ज़ाहिर करते हैं, यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है। शेप ऑफ ऑर्बिटल यही बताता है। तो बी ऑप्शन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक्चुअली इसको हम M से ज़ाहिर करते हैं, स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमारा पहला क्वांटम नंबर है, बेस क्वांटम नंबर है, ये हमें कॉन्सेप्ट ऑफ शेल बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर, किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं तो उनमें एक का स्पिन जो होगा वो क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बताता है। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन एज़िमुथल क्वांटम। नेक्स्ट आते हैं 75, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज़ प्रेजेंट इन मीथेन। तो आपको पता होना चाहिए मीथेन, ये हमारा फार्मूला CH4, दिस वन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन। फर्स्ट अल्केन यही है, अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ टिप्स बताता हूँ। वो ये, अल्केन का हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइज मीन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, 109.5 डिग्री का एंगल होगा। अल्कीन का वो कार्बन जो डबली बॉन्डेड होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, जैसी अल्कीन है। अल्कीन में इथीन की मिसाल लेते हैं। इसी तरह अल्काइन में इथाइन में जो कार्बन होगा वो sp हाइब्रिडाइज होगा, मींस उसकी शेप लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल 180 का होगा।
तो यहाँ सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 76 नंबर पे एमसीक्यू है, ग्लास एंड प्लास्टिक आर द एग्जांपल्स ऑफ, ये एमॉर्फस सॉलिड, क्योंकि आपको पता है सॉलिड्स के दो क्लासेस, एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो यहाँ ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं दैट इज़ एमॉर्फस सॉलिड्स की एग्जांपल। 77 एमसीक्यू, इसमें कहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स आर एम्पोटेरिक इन नेचर। इसमें हमारे पास एक्चुअली दोनों ऑप्शन ठीक है, इस एमसीक्यू में गलती है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एम्पोटेरिक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी एम्पोटेरिक है। यहाँ मैंने आपके सामने डायगोनल रिलेशनशिप लिखा है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अगर हम देखें तो लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से। चूंकि बेरिलियम एम्पोटेरिक है तो एल्यूमिनियम भी एम्पोटेरिक। इसकी रीजंस और भी हैं, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और दीगर रीज़न है यहाँ पोलराइजिंग पावर वगैरह। तो इसमें हमारे पास चूँकि सम कोवलेंट करेक्टर इम्पार्ट हो जाता है, तो लिहाजा इसमें जो ये जो प्रॉपर्टी होंगी इसकी एम्पोटेरिक होगी, क्योंकि एम्पोटेरिक वो सब्सटेंस होगा जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। 78 पे आयोपिक नेम बताना इस कंपाउंड का। ये हमारे सामने कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ये एक्चुअली CH के साथ CH3 फिर CH2 CH फिर यहाँ पे है, यहाँ दो इथाइल लगे हुए हैं C2H5। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब होगा 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो एक्चुअल नेम होगा वो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये हमारा 79 भी बहुत इजी है। विच टाइप ऑफ चेंजेस अकर इन एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल। अब इसमें सी ऑप्शन ठीक है, इसमें आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है जनरली, और डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि सक्सेसिव इंक्रीज इन शेल। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 80 नंबर पे जो हमारा MCQ है, ये एक डेफिनेशन है एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन की डेफिनेशन है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब। पहली बात तो ये है कि इसमें हीट इवॉल्व भी होती है, डेल्टा H इसका नेगेटिव भी होता है, डेल्टा H इसका पॉजिटिव भी होता है। डेल्टा H सॉल्यूशन ये एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपके पास 1 मोल कोई सब्सटेंस है, आपने उसको डिज़ोल्व किया किसी सॉल्वेंट में, यहाँ तक कि मज़ीद अगर आप उसको डिज़ोल्व करते जाएं तो फर्दर हीट में चेंजेस नहीं आएंगी, तो उस एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन कहेंगे। आपके पास लेट्स सपोज ये कंटेनर है, इसमें आपके पास ये सोल्यूशन है। अब इसमें आप कोई फर्दर सॉल्वेंट इसमें मज़ीद आप ऐड करें, जैसे वाटर है। शुरू में आपको यहाँ थर्मोमीटर आपने लगाया है, शुरू में लेट्स सपोज आपके पास एनर्जी जो है इवॉल्व हो रही है वो है 51 किलो जूल पर मोल। अब आपने मज़ीद सॉल्यूट इसमें सॉल्वेंट ऐड किए, सॉल्यूट में ऐड करते गए, एक वक्त आएगा कि आपकी इस वैल्यू में फर्दर चेंज नहीं आएगा। इस इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो इस वक्त हीट रिलीज़ होगी उसको हम, या एब्जॉर्ब होगी, उसको हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज़ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द HSC 2024 का जो टेस्ट था उसको हमने अपनी तरफ से कोशिश की और हल करने की। तो बेस्ट ऑफ लक। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं HSC का जो रिसेंट टेस्ट हुआ था 3 नवंबर 2024 को। तो आइए देखते हैं कि कौन से MCQs में कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। तो पहला जो MCQs है फिज़िक्स में वो है ऑन विच ऑफ द गिवन प्रिंसिपल्स न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स। तो इसमें हमें ये पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा असूल जो है वो काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो प्रिंसिपल यूज़ होता है उनको हम कहते हैं कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन। मतलब उसमें ये है कि जो हमारे पास एक न्यूट्रॉन जो रिलीज़ होता है उनसे 3 न्यूट्रॉन बनते हैं।
3 न्यूट्रॉन बनते हैं। अब ये न्यूट्रॉन जो है ये इसमें से एक न्यूट्रॉन को अलाउ करेगा कि वो आगे और रिएक्शन बढ़ा दे, मीन चेन बना दे, और ये जो 2 न्यूट्रॉन हमारे पास हैं इनको ये स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों ने रिएक्शन प्रोसीड किया तो हमारे पास NC भी 3 और न्यूट्रॉन बनेंगे और NC भी 3 और न्यूट्रॉन बनेंगे, जिनको हम अनस्टॉपेबल चेन रिएक्शन कहते हैं, जो एटॉमिक बॉम्ब का उसूल है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो उसूल यूज़ होता है वो है हमारे पास कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, जैसा कि हमें पता है कि कूलम जो है SI यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का, और इसके अलावा फेराडे जो है ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो है, लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होता है। और इसके बाद डी ऑप्शन में हमारे पास है वॉट। वॉट जो है वो SI यूनिट ऑफ पावर है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का, जो फिज़िक्स में हम यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास एम्पेयर। तो एम्पेयर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। 61 MCQs में दिया गया है, ब्लॉक एंड ट्रक सिस्टम ऑफ पुलिस इज़ यूज टू रेज द लोड ऑफ 600 न्यूटन। मीन जो पुली है ट्रक सिस्टम में वो 60 न्यूटन फोर्स को अप्लाई करके एक ऑब्जेक्ट को रेस करते हैं 20 मीटर तक। मीन हाइट हमारे पास 20 मीटर आ गया और जो फोर्स उन्होंने अप्लाई किया है वो है 600 न्यूटन। नेक्स्ट चलते हैं, द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 3000 जूल। जो फ्रिक्शन के खिलाफ इन्होंने वर्क किया है वो है हमारे पास 3000 जूल। अब पूछे जा रहे हैं ये, व्हाट इज़ द मशीन एफिशिएंसी। जो मशीन की एफिशिएंसी है वो मालूम करे, मीन कर देगी जो है वो मालूम करे। और ब्रैकेट में गिवन है वेयर G इज़ टेकन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी की जो वैल्यू ली गई है वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं स्टूडेंट, इनको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, लेकिन एक बात जहन में याद रखें कि जो फोर्स है वो है 600 न्यूटन और हाइट जो है 20 मीटर। अब इसमें अगर हम यूज़फुल वर्क मालूम करना चाहते हैं तो हाइट से इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दे, जो लोड है, लोड फोर्स है और प्लस हाइट है। तो 600 न्यूटन को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो जो यूज़फुल वर्क हमारे पास आएगा वो है 12,000 जूल। 12,000 जूल ये यूज़फुल वर्क हो गया जो कि पुली ने कर लिया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं टोटल वर्क की तरफ। अब 12,000 जूल जो वर्क आ गया ये तो मशीन ने किया हुआ है, और इसके अलावा 3,000 जूल जो वर्क है वो अगेंस्ट फ्रैक्शन के खिलाफ भी कर लिया है। तो टोटल वर्क जो बनेगा हमारे पास वो है 12,000 प्लस 3,000 जूल, तो ये बन जाएगा टोटल वर्क 15,000 जूल। अब हम आते हैं एफिशिएंसी की तरफ। एफिशिएंसी अगर हम परसेंटेज में फाइंड आउट करना चाहें तो ये है कि हमारे पास यूज़फुल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल वर्क मल्टीप्लाइड बाई 100%। अगर हम इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 15,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनकी वैल्यू 80%। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो क्या है, 80%। स्टूडेंट नेक्स्ट MCQs है 62। 62 में क्या पूछा जा रहा है हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। कि इन चारों में से कौन सा वो एग्जाम्पल है जो रेजोनेंस में शामिल नहीं है। पहले हम देखते हैं कि रेजोनेंस है क्या। अब रेजोनेंस हमारे पास एक वो फिनोमेना है कि जिसमें हम जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जेक्ट पे लग रही होती हैं वो ऑब्जेक्ट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, रेजोनेंस।
अगर आप लोगों ने देखा हो फर्स्ट ईयर के 7th चैप्टर में रेजोनेंस के जो एप्लीकेशन दी गए हैं उसमें एमआरआई है। एमआरआई एब्रेविएशन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, जिसमें हम रेडियो वेव्स को यूज़ करके रेजोनेंस फिनोमेना के ज़रिए एक बीमारी की डायग्नोसिस करते हैं। और सी ऑप्शन में है माइक्रोवेव ओवन, जो हम चीज़ों को हीट अप करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें भी रेजोनेंस फिनोमेना यूज़ होता है। इनके अलावा रेडियो जो है वो भी रेजोनेंस फिनोमेना के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है जो रेजोनेंस के फिनोमेना को ओबे नहीं करते। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है एटॉमिक बॉम्ब। नेक्स्ट चलते हैं 63 MCQs की तरफ। Which one of the following has same SI unit of distance? अब इसमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो मेन ऑप्शन है जिसकी SI यूनिट सेम है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो हम आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट है वो है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो करेक्ट नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सी की तरफ आते हैं। सी में है फोर्स। फोर्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन। इनको हम अगर SI बेस यूनिट में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी उनसे मैच नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं स्पीड की तरफ। स्पीड की जो SI यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। तो ये भी डिस्टेंस के साथ मैच नहीं कर रहा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट, जिनकी भी SI यूनिट किस चीज़ की इक्वल है, मीटर के। नेक्स्ट आते हैं 64 MCQs की तरफ। 64 MCQs में पूछते हैं वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट, सो इफ वर्क इज W, force is F and displacement is D, then W is equal to FD dash। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है कि जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है और इनकी ऊपर एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो हम कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो इन फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट में। यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल जो बनेगा एक्स एक्सिस के साथ ये हमारे पास होगा F cos ऑफ थीटा और ये हमारे पास होगा F sin थीटा। अब इसमें जो F cos ऑफ थीटा है ये वो कंपोनेंट है जो कि इफेक्टिव कंपोनेंट कहलाता है वर्क के केस में। अब अगर हम वर्क को फाइंड आउट करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स की हम वो कंपोनेंट लेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। तो वो कौन सा कंपोनेंट है, वो है हमारे पास F cos ऑफ थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा FD cos ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास करेक्ट इक्वेशन है किस चीज़ की, वर्क की। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो क्या है, cos ऑफ थीटा। अब नेक्स्ट MCQs है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल टाइप ऑफ सैटेलाइट। नेचुरल टाइप ऑफ सैटेलाइट क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज सैटेलाइट, सैटेलाइट है क्या। तो हम कहते हैं कि अगर एक स्मॉलर बॉडी एक बिगर बॉडी के अराउंड ऑर्बिटिंग करती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये बिगर बॉडी की सैटेलाइट। तो अब सैटेलाइट में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की किस्में हैं। एक को हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट, एक को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल वो जो किसी इंसान ने बनाया हुआ हो, नेचुरल वो जो अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया हुआ हो। तो इसमें हमारे पास जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो भी हम कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल है। GPS सैटेलाइट ये भी आर्टिफिशियल है। अब ऑप्शन डी जो है इसमें है सन। सन तो बिल्कुल सैटेलाइट है ही नहीं क्योंकि ये किसी चीज़ की गिर्द ऑर्बिटिंग नहीं करती। तो हमारे पास अगर हम कहें कि ये अर्थ है और अर्थ के गिर्द ये मून जो है ये ऑर्बिटिंग करती है, तो मून जो है वो हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है किस चीज़ का, अर्थ का। तो मून इसमें करेक्ट ऑप्शन।
अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसमें पूछा गया है कि इन डिवाइसेस में से कौन सा बेस्ट डिवाइस है कि जिसके ज़रिए से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। तो पहला जो डिवाइस है वो है एमीटर। एमीटर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम करंट को मेजर करते हैं। किस चीज़ को? करंट को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। गैल्वानोमीटर जो है ये बेसिकली स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वोल्टमीटर जो है इसके ज़रिए से हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। किस चीज़ को? वोल्टेज। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज को मेजर किया जाता है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये वो डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम अननोन रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिक सर्किट में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ सोलर सेल इज अ डैश दैट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। अब इसमें पूछा गया है कि सोलर सेल क्या है कि जो सन से एनर्जी को क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है। अब लाइट इमिटिंग डायोड इनको हम एलईडी भी कह सकते हैं। एलईडी मीन ये वो डिवाइस जो लाइट को इमिट करता है उनको हम एलईडी कहते हैं। और फोटो डायोड कौन सी चीज़ है? वो चीज़ जो लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उनको हम फोटो डायोड कहते हैं। अब सी ऑप्शन में है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वो डिवाइस हैं जिनके ज़रिए से हम ईसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उनको हम रेक्टिफायर कहते हैं। और ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर वो डिवाइस हैं जिसके ज़रिए से हम लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लो सिग्नल इनटू हाई सिग्नल। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा स्टार्टेड फ्रॉम n इक्वल टू 1। अब अगर हम सीरीज को लिखना चाहें एम्पिरिकल फार्मूला के जरिए तो हम लिख सकते हैं 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू रैडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। अब इसमें कहा गया है कि अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट को कंसिडर कर ले तो ये कौन से सीरीज को रिप्रेजेंट करता है? तो ये हमारे पास है लेमन सीरीज। लेमन सीरीज इज द करेक्ट ऑप्शन। अब लास्ट एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। एसआई यूनिट ऑफ पावर जो है वो कौन सा है? तो पावर को हम लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हम अगर वर्क ले ले 1 जूल और टाइम ले ले 1 सेकेंड यूनिट टाइम, तो जो 1 जूल वर्क जो 1 सेकेंड में हम करते हैं वो हम कह सकते हैं कि उनकी जो पावर है उस बॉडी की वो इक्वल है 1 वॉट। तो वॉट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ पावर। तो ये रहा स्टूडेंट हमारे पास फिज़िक्स की पार्ट जो हमने सॉल्व कर लिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिज़ल्ट इन 2024 HSC टेस्ट।